हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 66 देखेंगे। 66वां पास में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। शोक का आनंद है तो सुख का क्या होगा। ये देखिए, ये फिगर है, इसका निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक। अब ये है विदित बुद्धिमान लोगों को, ठीक। त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को ये, और आयत सुस्त लोगों को ये आयत। चलिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। कोई भी सरकारी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और अपना तैयारी को एक बेहतर ढंग से सही दिशा में आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न एनालॉगी से रहता है मेरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। आज हमने संख्या बनाए एनालॉगी शुरू में लिया है। चलिए देखिए, ये 16 से 21 है तो 3 का क्या होगा। अब इसको स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही देखेगा 6 से 21 है तो तुरंत 6 गुना 3 18 हो जाएगा, प्लस 3 कर देगा तो 21 हो जाएगा। जैसे आप इसको 3 गुना 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, 3 तिया 9 3 12 होगा। आपका 12 ऑप्शन में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच लगाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, 6 चौक 24 जाएंगे। आप 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। आप माइनस 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 गुना 4 करिए तो आपका 12 हो जाएगा। आप माइनस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये भी आपका फेल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम जोड़ेंगे। 6 से 21 हुआ है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, प्लस 15। तो 9 3 है, 3 में भी हम प्लस 15 कर देंगे तो 3 प्लस 15 बराबर 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। अब ये देखिए क्या है, शोक का आनंद है तो सुख का क्या होगा। क्रोध, दुर्भावना, दुख, द्वेष। तो ये क्या है आपस में, शोक और आनंद आपस में क्या है, विपरार्थक शब्द है, ठीक है। शोक, आदमी दुख में शोक मनाता है, खुशी में आनंद रहता है, तो विपरार्थक है। तो सुख का विपरार्थक क्या होता है, दुख होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये है बेमेल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसमें बेमेल ज्ञात कीजिए। अभी तक में तो आप लोग निकाल चुके होंगे आंसर, अब हम निकालते हैं। त्वचा है, गुर्दा है, कान है, नाक है। गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है, ये किडनी है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, आंसर लगाइए। देखिए इसका बेमेल क्या हो जाएगा, यानी विषम कौन होगा, असंगत कौन होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका इसमें गुर्दा हो जाएगा, यानी किडनी हो जाएगा। कैसे, ये सब बाहरी अंग है। त्वचा बाहरी अंग है, कान बाहरी अंग है, नाक भी बाहरी अंग है, और ये जो किडनी है, गुर्दा है, ये आपका पेट में होता है, ठीक है। इसलिए ये अंदर की ऑर्गन है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे हम लोग। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने भी कहा बेमेल को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जंगल है, अरण्य है, वन है, पशु है। तो इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, वन और जंगल तो एक ही आपको लग रहा है। वन बोलिए, जंगल बोलिए, सिमिलर है। अरण्य भी है, हम लोग महाभारत में खूब ही सब देखे हैं, अरण्य वर्ड सुने हैं, हिंदी वर्ड, सॉरी रामायण में। तो देखिए इसका अलग पशु हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर है, अरण्य बोलिए, वन बोलिए, जंगल बोलिए, ये सब सिमिलर है। आपका पशु अलग हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्या है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये भी भिन्न को ज्ञात करने कह रहा है, अब ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, प्लेस वैल्यू लिखिएगा। लिखिए प्लेस वैल्यू, देखिए कितना समय लगता है प्लेस वैल्यू लिख के जाने में। क्या है, जेड है, जेड के यहाँ 26 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ई का 5 होगा, जी का 7 होगा, इतना हो गया। एच का 8 होगा, जे का आपका 10 होगा, एल का आपका 12 होगा, एन का 14 होगा और पी का 16 होगा, ठीक है। अब देखिए ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, यू का 21 और डब्लू का 23, ठीक। अब भी का 22, एक्स का कितना होता है 24, एक्स वाई जेड 24 25 26, जेड का 26, बी का 2, डी का 4। अब इतना आप करेंगे, कितना समय लगेगा आपका,
अब जाके आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हुआ है। 15 के बाद 17 प्लस 2, 17 के बाद 19 प्लस 2, 19 के बाद 21 प्लस 2, 21 के बाद 23 प्लस 2, 22 के बाद 24 प्लस 2, 24 के बाद 26 प्लस 2, और 26 के बाद आपका क्या हुआ है, 2 हो गया है, यानी बी था, तो 26 2 28 हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फ़ाबेट 26 का ही होता है। जब आप उसमें एक जोड़ेंगे तो 26 के बाद जेड के बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, तो ये भी +2 सही है। और जब 2 है तो उसके बाद +2, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए 8 के बाद +2, 10 के बाद +2, 12 के बाद 14 हुआ है, यहाँ भी +2, 14 के बाद 16 हुआ है +2, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखिए 26 के साथ 1 हो गया है, तो यानी 26 के साथ 1 हुआ है तो 26 होता है जेड का, जेड के बाद आपका ए हो गया है तो +1 ही हुआ है ना, ए हो गया है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ +1 हुआ है, तो यही हमारा बेमेल हो गया। ऑप्शन ए हम सही लगा देंगे, ठीक है। इधर सब में +2 हुआ है, जेड के बाद ए होता है, यहाँ अगर बी रहता है तो +2 होता है, ए 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर +1 हुआ है। इतना नहीं करेंगे एग्जाम में, ये आपका फॉल्स चला जाएगा, बहुत समय ले लेगा आपको। इसको हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ ज़्यादा का अंतर नहीं दिया गया है, 2 का 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 1 का 2 का 2 का, ठीक है, बेमेल हो गया ऑप्शन ए। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इसको हम दिमाग से ही कर लेंगे। HIJ +2, JKL +2, LMN +2, OP ऐसे जाएंगे। O के बाद P के बाद Q, मतलब PQ, RS, TU हो जाएगा ना, VW, VWX, YZ, CD, मतलब माइंड में आप कर लीजिएगा। माइंड में जैसे कीजिएगा तो आपको लगेगा अच्छा जेड के बाद ये सिर्फ यही है तो ऑप्शन है, इसमें माइंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आपको दिक्कत होगा, जब आप अभ्यास करेंगे ना तो ये माइंड का गेम है, इसमें 1 2 प्लस किया है, ज़्यादा नहीं किया है, और ज़्यादा माइनस प्लस भी नहीं किया इसने, इसीलिए आप माइंड से जा सकते हैं। एक रहता है ना कि -2 -3 फिर -4, ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसने +2 किया है, तो आपका दिमाग पकड़ लेगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। और नहीं तो फिर आप वैसे जाइए जैसे अभी हम लिखे, तो बहुत समय लगेगा। जा सकते हैं आप दोनों में से जो भी दिए, समय कम है तो आप लिखिए मत एग्जाम में। अब देखिए ये छठा प्रश्न है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं सिर्फ D का 4, F का 6, I का 9, ये एक घर हो जाएगा। K का हो जाएगा किंग्स 11, M का 13, P का 16, यही तो अब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या आएगा, बनाने का यहीं से प्रयास करते हैं। 4 के बाद 6 हुआ है +2, 6 के बाद 3 हुआ है +3, 9 हुआ है तो +3 हुआ है, 11 के बाद +2, 13 के बाद +3, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ हम क्या लिखेंगे आगे में, तो हम ये करने के लिए हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो हम ये विधि नहीं लगाएंगे, ठीक है। समस्या यहाँ पर तो उत्पन्न हो गया ना हमारे साथ कि अब यहाँ हम फर्स्ट में क्या रखेंगे, यहाँ 3 लेटर हमको रखना है, सॉरी 3 अल्फ़ाबेट रखना है, तो कैसे रखेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ 4 से 6 कर दिए, 6 से 9 कर दिए, यहाँ 11 से 13 कर दिए, मानते हैं हम कि 2 और 3 की वृद्धि हुई है, लेकिन ये रखेंगे कितने, सवाल तो यहाँ पैदा होता है। तो अब हम इस अप्रोच से नहीं जाएंगे, अब हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन में देखना पड़ेगा +2 +3 किस में हुआ है, तो समय लग जाएगा, तो इसको हम नहीं मानेंगे सही। अब हम इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे 4 से 11, तो कितना हो जाएगा +7। हम जाएंगे यहाँ 6 से 13, कितना हो जाएगा +7। हम जाएंगे यहाँ 9 से 16, तो यहाँ भी +7। अब देखिए हमको मिल गया ना। अब यहाँ हमको 3 घर चुनना है, 3 अल्फ़ाबेट चुनना है, क्वेश्चन मार्क है तो हम चुन लेंगे। 11 से हम क्या करेंगे +7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 + 7 यानी 18 हो जाएगा। फिर हमको 13 में हम +7 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद हम 16 में +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 13 यानी 23 हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 18 20 23। तो 18 किसका होता है, P का 16, तो R का 18 होता है, और T20 तो आप लोग जानते ही हैं, और उसके बाद 23। नहीं पता है तो आप T के बाद करके जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे आप जा सकते हैं, T का 20 तो TUV, ठीक, 20 21 22 23 यानी 23 हो जाएगा W। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, आपको रट लेना है। बहुत तो हमने रटा दिया आप लोगों को ट्रिक से, अब बहुत जो बचा है वो अल्फ़ाबेट लिख के उसके नीचे आप लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 23 किसका हो जाएगा
तो W का, यहाँ हमने W बैठा दिया। सिर्फ हम W ही बैठाएंगे, 23 तो नीचे है ये है, तो हम W बैठाएंगे। ठीक है, अब हाँ आगे चेक नहीं करेंगे, मेरा आंसर निकल गया RTW, ऑप्शन सी सही। और एक बात अब यहाँ और सुनिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको किसी ऑप्शन में R मिल रहा है शुरू में, अच्छा यहाँ मिल रहा था RTW, तो ठीक है, हमको चेक करना पड़ा, हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचे सिर्फ इसी में R है, यहाँ RT है, आपको तीनों वर्ड चेक करना पड़ता। हाँ, अब पीछे से जाते तो भी आपको 2 वर्ड चेक करना पड़ता, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो इसको तो आपको बनाना ही पड़ता। ठीक है, तो हमने बना दिया, इसका RTW आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला क्या है, अब ये देखिए प्रश्न क्या है, संख्या श्रृंखला है, कहने का मतलब 2 क्वेश्चन मार्क आपको मिला हुआ है। तो हम चलते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 9, 4 से 16, 9 से 4, 4 से 16, उसके बाद 5 है। कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? यहाँ हम +1 अगर करते हो, यहाँ +2 करते हैं, तो यहाँ फिर -1 हो रहा है और यहाँ +6 हो जा रहा है, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं जा रहा है मेरा सीरीज, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब हम इसमें दूसरा अप्रोच लगाएंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ तो देख रहे हैं ना, ये 2 दूना 4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 गुना 3 यानी 3 स्क्वायर, ये 4 गुना 4 16 स्क्वायर, ये 5 गुना 5 25 है क्या? ऑप्शन में 25 है, सी लगा देंगे हम। ठीक, अब देखिए आपका इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर आपको अब अगला अक्षर 6 कैसे होगा, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16 था, 5 का स्क्वायर 25 है, तो यहाँ 1 बढ़ा के हम 6 कर देंगे, तो वही तो हुआ है, 2 से 3, 3 से 4। आप एक घर छोड़ के भी जा सकते हैं यहाँ से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लेकिन ये लॉजिक नहीं होगा। लॉजिक वही होगा कि आप 2 का स्क्वायर कीजिए, आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 मिलेगा, और फिर जब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर किए तब 6 हो जाएगा। अगला रहता तो 6 का स्क्वायर हो जाता, तो अगला है ही नहीं। अब बात यहाँ पर फंसेगा, आप लोग यहाँ कहिएगा कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये संख्या श्रृंखला है, यहाँ पर ये आता है, इसको आप ऐसे तो भी रिलेट कर सकते हैं कि इसके पहले होगा 1, तो उसी का 1 स्क्वायर करके इसने 1 लिख दिया, इसमें कौन बड़ी बात है, यह है भी तो 1 का स्क्वायर। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा, तो ये ऑलरेडी 1 का स्क्वायर है ही है, तो हम आगे क्यों ना 2 स्क्वायर करके हम बढ़ते जाएं। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम क्लियर कर दिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। हम लोग बनाते हैं ना वो वाला A B खाली घर, फिर C D खाली घर, ऐसे तो हम लोग भरते हैं ना श्रृंखला में कि यहाँ पर B भराएगा, यहाँ पर A भराएगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो वो पहले से भी सेट रहता है, उसका आगे ये बनाते हैं। तो उसी टाइप इसमें भी आप मान के चलना होगा, चूँकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये यहाँ जो बैठा है वो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ अगला नहीं है तो यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ 6 है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक में ये 1 का स्क्वायर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मेरा लिखना छूट गया है, वो हम यहाँ लिखते कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमने टाइप नहीं कर पाया तो हम आपको ध्यान में दे दिए कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, देखिए सीधा सीधी 8 गुना 2 हुआ है, 16 गुना 2 हुआ है, 9 गुना 2 हुआ है, 18 गुना 2 हुआ है, 10 गुना 2 हुआ है, तो हम 20 गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे ना, 20 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या लॉजिक था, साफ कर देते हैं, इसका यही लॉजिक था। ये 8 था और ये 16 था, तो यहाँ गुना 2 था, और फिर यहाँ 32 था तो ये भी गुना 2 था, ये था 9 दूना 18 गुना 2, 18 गुना 2। ठीक, 10 गुना 2, 20 गुना 2 कर देंगे इसमें, तो मेरा 40 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। अच्छा, इसको एक और ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही नियम लगेगा, आप इसे भी बना सकते हैं। 8 गुना 2 16, और फिर यही 8 का गुना 4 है। ठीक है, 9 का गुना 2 है, फिर यही 9 का गुना 4 है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। 10 का गुना 2 है, 20 है, तो हम 10 का गुना 4 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो दो जो आपको माइंड में सेट हो शुरू में आप वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नियम इसका सही है, 40 ही आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आपको डालना होगा, जो 528 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न में हम आप लोगों को, जो हम वहाँ पर पार्ट 1 बॉक्स रीजनिंग का डाले हैं ना, उसमें भी इसी टाइप का प्रश्न है। आप लोगों को बताए हैं कि जैसे आप देखेंगे यहाँ 18, 6, 3 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है,
ठीक है। तो आपको मन में ये आना चाहिए, यहाँ भी 15, 5, 4 है, यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ भी 11, 8 है, यहाँ भी बड़ी संख्या है। तो हम ऐसे ही चलेंगे, और ऐसे हमको चलने से क्या होगा ना कि पक्का आप जानिए 324 हुआ है ना, तो ये स्क्वायर या गुना हुआ होगा, क्योंकि जोड़ के तो हम नहीं ला सकते हैं। 18, 6, 24, 3, 27। तो आप अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे वो चीज़ हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो देखिए ये तो आपको मन में आ गया कि पक्का गुना या स्क्वायर हुआ होगा। अब आप गुना करिए, 8 गुना 6 करेंगे, इकाई अंक गुना करिए, आपको पहले पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। 8 6 48 और 8 हो जाएगा 48 का इकाई अंक, और 8 गुना फिर 3 करेंगे आप, तो आपको 24 मिलेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में 4 है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, हो सकता है। 5 है 25, 5 चौक 20, देखिए यहाँ 0 है 20 का, ठीक है 0 है। तो यहाँ देखिए 11 8 88। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे जो इकाई अंक आपका 8 हो जाएगा, तो 11 8 88, 88 का इकाई अंक आपको फिर 8 करने के लिए चाहे तो आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, चाहे तो आपको 8 6 48, ऑप्शन को अगर हम देखें तो 6 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 6 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको गुने करके देख लेते हैं कैसे। चलिए 8 6 48, ओ सॉरी 18 है, 18 गुना 6 करिए तो आपको 108 मिलेगा। आप 108 गुना 3 करिएगा तो आपको देखिए 324 मिलेगा। कोई दिक्कत, यहाँ 324 है। 15 5 75, 75 गुना 4, 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो 300 ही है 75 गुना 4। तो 11 8 88। अब जब आपका 88 हो गया 11 गुना 8, तो 88 के साथ आप कौन चारों ऑप्शन में रखेंगे जो आपका लास्ट डिजिट 8 आएगा। तो आप क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा रख लेते हैं। 5 अगर रखेंगे तो 8 5 40 का 0 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। हम 4 रखते हैं, 88 गुना 4, 8 चौक 32, 2 हो जाएगा। तो इकाई अंक से निकालना सीखिए। और आप देखिए अब यहाँ 6 रख दीजिए, देखिए 8 6 48, इकाई अंक 8 आ जाएगा, यहाँ 8 है, तो 8 6 48 और 8 6 48 और 4 52, 528 हो गया। तो आपको इकाई अंक पे ध्यान देना होगा। जब इस टाइप का आपको बॉक्स रीजनिंग पूछा जाए ना, तो आप इकाई अंक को छोड़िए मत, उसको आप लेके चलिए। उससे क्या होगा, आपको सेंस डेवलप हो जाएगा और आप बना भी लेंगे। तो इसके साथ यही हुआ है, सबको आपस में गुना कर दिया है। अब हम एक बार यहीं पर गुना कर देते हैं, 18 गुना 6 और फिर जो आएगा उसके गुना 3, 15 गुना 5 और 5 गुना, मतलब ये सब आपस में गुना है, ठीक है, गुना है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला क्या है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका तो कुछ ही नहीं, आप लोग जानते हैं n × n-1/2 होता है। चूँकि हाथ मिला रहा है तो उसमें बटा 2 करते हैं, हाथ मिलाने वाला में बटा 2 होता है और गिफ्ट देने वाला में बटा 2 नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम गिफ्ट वाला भी प्रश्न ला देंगे अगला बार। तो क्या होगा, आप इसको लिखेंगे नहीं, आपको माइंड में सेट होना चाहिए। हाथ मिलाने वाला में n × n-1/2 होता है। तो ये क्या है, 25 है, तो 25 गुना कितना होगा n-1, यानी 25 - 1 24 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे तो 12 से कट जाएगा ये। तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा, नहीं आप 25 गुना 12 कर सकते हैं, तो 25 गुना 10 तो आपको पता होगा 250 होता है। तो 25 गुना 10 250 होता है, और 12 है तो 2 को 25 और हमको जोड़ना है, यही ना हो जाएगा। तो 250 में अगर आप 50 और जोड़ देंगे तो आपका 300 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं तो आप कर लीजिए गुना, लेकिन गुना नहीं करना है, 10 के नज़दीक में है तो हम पहले 10 से गुना करके उसमें और 2 को 25 जोड़ देंगे। तो देखिए 25 दूना 50 और 25, तो 0 5 5 10 2 1 3, 300 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी घड़ी में 5:50 हुआ है, तो सामने लगे दर्पण में कितना बचता हुआ दिखाई देगा। जरूरी है, रिमाइंड करते रहते हैं आप लोग को इस तरह का प्रश्न डाल के कि एग्जाम में आप लोग तैयार रहिएगा। तो आप लोग दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, 11:60 में घटाते हैं हम लोग, 11:60 में घटा दीजिए 5:50, तो हो जाएगा कितना 10, 11 में 5 जाएगा 6, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6:10 पर दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में घटाते हैं, और जल प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं 18:60 में, ये नहीं करते हैं कि 18:30 में। ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है। अब आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा कि 18:60 में घटाते हैं कि 18:30 में, ठीक है, ढूंढिएगा तो आपको दिमाग में सही रहेगा। नहीं तो हम अगला बार प्रश्न ला देंगे दर्पण प्रतिबिंब वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 12वां प्रश्न क्या है, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 200 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूरब की ओर 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहाँ अंत में पहुँचती है के बीच चली गई दूरी कितनी है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं, आप लोग को थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि इस तरफ पूरब होता है, सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और बायां तरफ पश्चिम होता है। अब हम चलाते हैं इसको, कौन है, ममता है। चलिए ममता किधर चलना है,
इसने कहा है ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर, तो देखिए पूरब इधर है तो हम पूरब की ओर चला दिए, कितना 20 मीटर, लिख देंगे 20 मीटर। और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, अब ये 10 मीटर दक्षिण की ओर, तो नीचे दक्षिण है तो हम दक्षिण चला दिए 10 मीटर। तब पूरब की ओर 15 मीटर, यहाँ कहा है तब पूरब की ओर 15 मीटर चलती है, पूरब किधर है, इधर है तो हम 15 मीटर इधर चला दिए। पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर, जब आप पूरब की ओर जा रहे हैं ना तो आपका बाएं उत्तर की ओर होगा, ऊपर, आपका मुंह अगर इधर है पूरब तरफ तो आपका बायां उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर, तो यहाँ हम 10 बैठा दिए। अब आपके देखिए लॉजिक क्या आपके साथ, ये भी 10 था, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 था, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 से चला, तो ये इस लाइन के सामने हो गया। ठीक है, अब क्या कहा, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहाँ से वह अंत में पहुँचती है, तो आरंभ ये था, अंत में वो यहाँ पहुँचा, तो बीच चली गई दूरी कितनी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, चली गई दूरी हम फिर एक कलर अलग लेते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो कितना गए आप, 20 गए, देखिए इसके नीचे 20 लिखा हुआ है। और फिर आप ये वाला डॉट 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 कितना दूरी है, ये वाला लाइन 15 है, देखिए इसके नीचे 15 लिखे हैं, तो ये वाला लाइन भी तो 15 होगा, तो 20 + 15 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ममता 35 मीटर दूर चली गई, ठीक है, 35 मीटर गया है, ज़्यादा नहीं गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, एक पुरुष के तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, संयोग नाम का कोई आदमी है, ठीक है, या जो भी है संयोग है, वह मेरे मामा के बेटी का भाई है। तो तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह का प्रश्न में आपको इसी को पकड़ना है, इतना सा को वर्ड को तोड़ लेना है। क्या कहा है, अच्छा यहाँ भी इंक्लूड है, भाई है, वह मेरे मामा की बेटी का। आप एक बात बताइए, हम लिखते हैं मामा के बेटी, सॉरी जगह नहीं है, इस तरफ हम नहीं, बेटी में उल्टा कर दिए, हिंदी गलत मत करिएगा, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जगह नहीं रहता है, थोड़ा सा तकनीकी व्यवस्था कम है ना। अब देखिए मामा के बेटी का भाई, बेटी का भाई, आप सोचिए कि आपका मामा के बेटी का भाई, तो आपका ममेरा भाई हो गया, सीधा सीधी, हुआ कि नहीं, ममेरा भाई नहीं हुआ, आपके मामा के बेटी का भाई, यानी आपका मामा का बेटी है उसका भाई है, तो वो दोनों आपस में भाई बहन है, तो आपका तो दोनों ममेरा भाई बहन हो गया। तो वही कहा है मामा के बेटी का भाई, तो आपका ममेरा भाई हो गया, तो वही संयोग का भी ममेरा भाई हो जाएगा। क्या दिक्कत है, जब मेरा हुआ तो संयोग का भी वही होगा ना, संयोग तो वही पहचान करवा रहा है। एक पुरुष की तस्वीर के ओर, ये पुरुष है, इसके ओर इंडिकेट इसने करा और कहा वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, तो यानी मेरे मामा का बेटी का भाई तो मेरा ममेरा भाई, तो ये मेरा ममेरा भाई है, यहाँ हम लिख देते हैं ममेरा भाई है। इतने सा ये पूरा वर्ड का मीनिंग यही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वह मेरे मामा के बेटी का भाई, यानी मेरा मामा का बेटी मेरा ममेरा भाई, तो यहाँ मैंने ममेरा भाई लिख दिया, हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपको वो निकालना है, ये नहीं कि आप आंसर निकाल के फंस जाइए। अब क्वेश्चन कहा क्या रहा है उसको देखिए, तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है। तस्वीर में जो ये है पुरुष ममेरा भाई आपका, वो ये संयोग से किस प्रकार संबंधित है, तो ममेरा भाई है। अब ममेरा भाई ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप हक्का बक्का हो जाएंगे, नहीं, ममेरा भाई को क्या बोला जाता है, कजन बोला जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा तो और इसमें कुछ है ही नहीं, मामा तो हो नहीं सकता, चाचा तो होगा नहीं, पिता तो होगा नहीं, तो कजन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ममेरा भाई को कजन बोला जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये कहता कि तस्वीर वाला जो व्यक्ति है उससे संयोग किस प्रकार संबंधित है, तो ये फुफेरा हो जाता, फुफेरा भाई बहन जो भी होता। यहाँ तो कहा एक पुरुष की ओर, इसने ममेरा भाई को तो इंडिकेट कर दिया था, लेकिन ये पुरुष था कि महिला हमको नहीं पता संयोग, लेकिन ये जो भी है अगर ये इसका ममेरा भाई है, कजन है, तो ये इसका फुफेरा ही होगा, यानी बुआ का बेटा बेटी या जो भी होगा। तो क्वेश्चन ने वो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है तस्वीर वाला आदमी, तस्वीर वाला आदमी, तो तस्वीर वाला कजन हो जाएगा, कजन को ही ममेरा भाई बोला जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि जो कजन नहीं जानते कि ममेरा भाई को बोला जाता है तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं था, चाचा पिता तो होगा नहीं, मामा तो होगा नहीं, क्योंकि मामा का बेटा बेटी का बात हो रहा है, तो वो भी अंदाज से आप इसको लगा सकते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, यदि घटों का अभिप्राय है भागी, तो हम कर ही देते हैं, घटों का अभिप्राय भाग करते ही जाते हैं। यदि प्लस से अभिप्राय है गुना, तो ये प्लस बराबर हम कर देते हैं गुना। भाग से अभिप्राय है घटाना, तो ये भाग से हम घटा देते हैं, घटाना भाग बराबर। गुना का अभिप्राय है जोड़ना, तो हमने गुना कर दिया, ये गुना ठीक नहीं हुआ,
ऐसा होता है गुना। गुना का अभिप्राय है जोड़ना, तो हमने जोड़ना कर दिया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। और यहाँ तक हम बता देते हैं कि ऑप्शन अगर आप इसका चेक कर रहे हैं तो एग्जामिनर लास्ट में आंसर नहीं देता है, वो इतना जा नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी उसको लगे कि हमको भारी करना है एग्ज़ाम, या ग्रेजुएशन लेवल का है, नहीं मेंस है, तो वो आगे चला जाएगा। नहीं तो आपको अमूमन ए बी तक मिल जाएगा, सी में तो हार्डली ही मिल ही जाएगा, लेकिन पीटी दे रहे हैं तो आपको ए बी में मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। अब चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बोडमास का नियम पे सॉल्व करना है। कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो 30 + 5 है, तो हमने यहाँ 30 लेंगे, लेकिन अब +5 है तो प्लस को हमको क्या करना है? देखिए यहाँ प्लस को हमने गुना किया है, क्वेश्चन ने कहा है, तो 30 × 5 कर देंगे। उसके बाद घटाव 12 है, तो घटाव का हमने क्या किया है? शुरू में देखिए घटाव बराबर हमने लिखे हैं भाग, तो हम भाग कर देंगे कितना? 12। उसके बाद क्या है? भाग 8 है, तो भाग को हमने क्या किया है? घटाव किया है, तो घटाव 8 कर देंगे। उसके बाद गुना 12 है, तो गुणों का हमने जोड़ किया है, तो यहाँ जोड़ 12 कर देंगे। क्या ये करने से आपका 70 आएगा? चलिए देख लेते हैं। तो पहले भागा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, पहले कोष्टक नहीं तो भाग होगा। अब जब आप भाग जाने जाएंगे ना 5 और 12 में, देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब है साधारण ये नहीं रहेगा। 5 में आप 12 से भाग कैसे देंगे? चलिए लिख देंगे, हम दे भी देते हैं। 30 × 5/12, यही तो करना पड़ेगा। 5/12 -8 + 12 बराबर 70 आएगा क्या? अब देखिए ये 12 से तो सला मेरा 30 भी नहीं कट रहा है ना, तो हमको यहीं पर डाउट फील हो गया कि ये पॉइंट वगैरह में आ जाएगा, यहीं से मेरा दिक्कत स्टार्ट हो गया। तो हम इसको नहीं झेलेंगे। क्या है झेलेंगे? तुमको इतना नहीं झेलना, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बी को हम चेक करते हैं। बी में क्या है? अच्छा वो भी मिट गया। चलिए अब यहीं से हम निकालेंगे 30। देखिए यहाँ -5 है, तो माइनस को हमने क्या किया? माइनस का अभिप्राय भाग है, तो 30 भाग हमने 5 कर दिया। उसके बाद प्लस है, तो प्लस का अभिप्राय गुना है, तो हमने गुना कर दिया। कितना से? 12 था, 12 से। अब देखिए यहाँ पर भाग है 8 है, तो भाग का अभिप्राय घटाना है, तो घटा के हम 8 कर दिए। उसके बाद गुना 12 है, तो गुना का अभिप्राय क्या है? जोड़ना है, तो हम जोड़ 12 कर देंगे। क्या इस तरह करने से हमारा 76 आएगा? चलिए अब देख लेते हैं 76 आता है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ देखिए कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव करिए आप, तो भागा पहले होगा, तो 30/5 आप जैसे ही करेंगे ना, तो ये देखिए कट जाएगा, तो आपको 6 मिलेगा यहाँ से। 6 के बाद गुना 12 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, + 12 हो जाएगा, बराबर जो भी आए। अब क्या करेंगे? भागा के बाद गुना का क्रिया, तो बरछक 72 -8 और +12 = क्या होगा? अब जोड़ का क्रिया करेंगे, ये नहीं कि 72 में 8 घटा देंगे, नहीं, अब जोड़ का क्रिया होगा। तो 72 और जोड़ आपका 12 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 1 8, 84 और माइनस अब 8 हो जाएगा, तो 84 में 8 जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इकाई अंक, और यहाँ बचेगा 7 यानी 76। तो यहाँ 76 था ही, तो ऑप्शन बी हम सही लगा देंगे। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में पीटी में आपका ए बी में ही निकल जाएगा, हार्डली सी तक जाएगा, लेकिन मेंस में क्या होता है ना, डी तक भी ले जाता है। तो चलिए हम लोग पीटी का तैयारी कर रहे हैं पहले, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का प्रश्न में आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। एनटीपीसी और बीएसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल, उसमें तो 100% ही पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप एनटीपीसी देने जाएंगे फर्स्ट स्टेज में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। बीएसएससी सीजीएल 4 में तो पूछे ही जाते हैं। अब देखिए, सॉरी सीजीएल 4 होना है, शायद हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब वृत्त बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ये जो वृत्त है ना, ये बुद्धिमान लोगों को दर्शा रहा है। त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को दर्शा रहा है। ये जो त्रिभुज है ना, ये सृजनात्मक लोगों को दर्शा रहा है। आयत जो है ना, सुस्त लोगों को इंगित कर रहा है। ये जो आयत है ना, सुस्त लोगों को इंगित कर रहा है। इतना तो आप देख लिए, यहाँ लिखे भी हैं, इंडिकेट भी किया गया है, उससे भी आप देख सकते हैं। अब हम हटाते हैं, इतना गिलिम्स हो गया। अब देखिए क्या है, सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? बात को पकड़िए, सृजनात्मक है और सुस्त भी है। ठीक, अब आप खोजिए सृजनात्मक कौन है। ये है आपका त्रिभुज सृजनात्मक। ठीक, इस त्रिभुज को हम पकड़ते हैं, सृजनात्मक हो गया। और क्या कहा? सुस्त। सुस्त कौन हो गया? ये हो गया सुस्त मेरा आयत। अब देखिए कौन है, तो आप क्या करेंगे, अमूमन स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, धड़ाक से देखेगा यहाँ पर एफ है तो एफ लगा देगा आंसर। नहीं, और ऑप्शन भी तो आपको देखना है, यहाँ सम्मिलित दिया हुआ है। देखिए ये नहीं कि एफ लगा के आगे बढ़ जाइएगा, आपका गलती हो जाएगा। सृजनात्मक हो गया, तो सृजनात्मक में कौन कौन आएगा, और सुस्त दोनों में आपका ई एफ आएगा और ई आएगा।
इसका बी हो जाएगा आंसर। हम साफ करते हैं एक बार, देखिए आप लोग, देखिए क्या कहा है, सृजनात्मक लेकिन सुस्त। तो ये सृजनात्मक है, ठीक है, लेकिन इसने सुस्त कहा है, तो सुस्त तो यही है ना, इतने सा तो सुस्त है, इतने सा। अब इसमें दोनों में कौन आ रहा है, जो हम लाइन खींचे हैं तो आपको ई और एफ दिखाई देगा, देखिए ये तो बंद हो जाएगा, ठीक है, इससे तो कोई हमको लेना देना नहीं है, ठीक है, ई और एफ हो जाएगा, ठीक। अब आप यह कहेंगे कि ई को हम कहे क्यों लेंगे, ई तो मेरा बुद्धिमान में है, तो इसने कभी कहा है आपसे कि आपको बुद्धिमान नहीं लेना है? क्वेश्चन में तो ये नहीं कहा है, क्वेश्चन ने कहा है सृजनात्मक लेकिन सुस्त, पुरुष है, तो सृजनात्मक और सुस्त, तो ई और एफ दोनों है ना। वो तो एक पक्ष है कि बुद्धिमान भी वो है, अगर इसने यहाँ लिख देता बुद्धिमान है तो फिर यही रहता। तो अगर आप सृजनात्मक और सुस्त में ई को नहीं लेते हैं, इस ई को जो कि बुद्धिमान है, तो ई के साथ अन्याय हो जाएगा। उसने क्या कहेगा आपको, कहेगा अरे हम तो बुद्धिमान ही थे लेकिन हम सुस्त भी तो थे, तो आप हमको क्यों छोड़ रहे हैं, हम दोनों हैं, हम सुस्त भी हैं। तो हमको यहाँ कहा रहा है सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष, तो ई सुस्त भी है, एफ भी सुस्त है, और ये दोनों सृजनात्मक भी है और सुस्त भी है। वो अलग बात है कि ई बुद्धिमान भी है, तो उसको आपको नहीं देखना है, उसका क्या गलती है, वो तो तीनों है, लेकिन आपके नहीं पूछा है तीनों, तो आप क्यों उसको हटा रहे हैं। वो सुस्त और सृजनात्मक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार और साफ कर देते हैं, आप देख लीजिए, ई और एफ जो है ना, वो सृजनात्मक और सुस्त दोनों है, ठीक है। कोई एफ मार के मत निकल जाइएगा, ई के साथ अन्याय हो जाएगा। ई कहेगा कि हम तो दोनों थे भाई, हम बुद्धिमान भी हैं और सुस्त भी हैं, तो हम सुस्त में आप हमको काहे नहीं ले रहे हैं, आप हमको लीजिए। तो आपको लेना पड़ेगा सुस्त में, क्योंकि आयत के अंदर है, देखिए आयत के अंदर है, ये आयत के अंदर है, और सृजनात्मक त्रिभुज के भी अंदर है, तो आपको लेने होगा, बी हो जाएगा आंसर। आप एफ लगा के भाग नहीं सकते हैं, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, विरित बुद्धिमान लोगों को, वो तो वही है, इस टाइप के 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसमें 5 भी आंसर निकालवा लेगा आपसे। अब देखिए कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है। अब सृजनात्मक त्रिभुज को देखना है, सुस्त आयत को देखना है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। अब इसने कहा दिया कि बुद्धिमान नहीं है, तो हमको बुद्धिमान से कोई मतलब नहीं है भाई, अब बुद्धिमान को हम ढक देंगे, अब बुद्धिमान से हमको कोई लेना देना नहीं, जो भी बुद्धिमान है उसको हम अब नहीं लेंगे। इसने कह दिया लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो अब हम इतना अंदर कर दिए। आप दिमाग से वहाँ अंदर कर दीजिएगा, आप तो लैपटॉप पे एग्जाम दीजिएगा तो आप तो वहाँ घस नहीं पाइएगा, हम तो यहाँ घस रहे हैं, तो आप दिमाग में उसको डिलीट कर दीजिएगा। जैसे कहा लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो हम हटा दिए। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है। सृजनात्मक एवं सुस्त मतलब सिर्फ सृजनात्मक नहीं, ए तो सिर्फ सृजनात्मक हो जाएगा, सी तो सिर्फ सुस्त हो जाएगा, लेकिन इसने कहा कौन सृजनात्मक एवं सुस्त, तो वो आपका एफ मिल रहा है, देखिए दोनों में, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आप ए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए सिर्फ सृजनात्मक हो जाएगा, सी नहीं ले सकते हैं, सी सिर्फ सुस्त हो जाएगा। इसने कहा है कौन सृजनात्मक एवं सुस्त, तो आपको एफ लेना पड़ेगा। बाकी लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान को हम सीधा डिलीट ही कर दिए दिमाग से, बुद्धिमान से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम बुद्धिमान को हटा दिए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुद्धिमान को हटाने के बाद सृजनात्मक और सुस्त सिर्फ एफ बचेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज संडे है दोस्तों, इसीलिए हमने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है, चूँकि मेरा रेस्ट दिन है आज। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इसने क्या कहा है, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है। कौन बुद्धिमान है, अब ये बुद्धिमान है, ठीक है। अब इसमें आप कौन सा उठाएंगे, बुद्धिमान है लेकिन सुस्त है, तो अब सुस्त भी पकड़ना है आपको। बी तो सिर्फ बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। डी तो बुद्धिमान और सृजनात्मक हो जाएगा। जी तो बुद्धिमान और सुस्त होगा, होगा कि नहीं। इसीलिए हम इधर से उल्टा जा रहे हैं, हम तो आंसर निकाल के भाग जाएंगे, लेकिन भागना नहीं है, आप लोग को दिमाग में बैठाना है। अब जी देखिए, जी दोनों में आ रहा है ना, सुस्त वाला में भी आ रहा है, बी तो नहीं आ रहा था, डी तो सृजनात्मक हो रहा था, यहाँ तो सृजनात्मक हमको पूछा ही नहीं है। कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है, तो आपको जी हो जाएगा बुद्धिमान और सुस्त, और ई भी हो जाएगा बुद्धिमान और सुस्त, तो आपका जी और ई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ई सृजनात्मक है, हम मानते हैं कि ई सृजनात्मक भी है, लेकिन उसके बारे में इसने कोई बात नहीं किया है। ई सृजनात्मक के साथ साथ बुद्धिमान भी तो है, ई सृजनात्मक के साथ साथ सुस्त भी तो है, तो हमको जो पूछा है वो तो वो है ही है, तो हम लगा दिए आंसर जी और ई। कोई दिक्कत, एक बार फिर एक बार देख लेते हैं क्या कहा है, कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है। तो बुद्धिमान देखिए बी है, ये सिर्फ बुद्धिमान है, इसको हम नहीं लेंगे।
बुद्धिमान देखिए डी है, लेकिन वो सृजनात्मक है, तो हमको सृजनात्मक इसने बातें नहीं किया है। फिर कहा है कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है, तो जी देखिए बुद्धिमान भी है सुस्त भी है, चूँकि ये वृत्त के अंदर भी है और आयत के भी अंदर है। और ई भी देखिए वृत्त के अंदर है और आयत के भी अंदर है, इसीलिए जी और ई आंसर ए लगा देंगे हम लोग 17 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अच्छा ये 17 है, हाँ तो 17 का हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें क्या निकालना का है, कौन बुद्धिमान एवं सुस्त है साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति भी हैं। अब इसने तीनों का बात कर दिया। एक लैंग्वेज देखिए ये कितना बड़ा लैंग्वेज हो गया, कौन बुद्धिमान है एवं सुस्त है साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति हैं। अच्छा इसको ऐसा बोलने में क्या दिक्कत हो गया कि तीनों में है या सृजनात्मक है, बुद्धिमान भी है सुस्त भी है, तो इजी शब्द हो जाएंगे, इजी वाक्य हो जाएगा, उससे आप क्या करिएगा आंसर निकाल लीजिएगा। इसीलिए उसने देखिए कन्फ्यूज करता है, कौन बुद्धिमान एवं सुस्त साथ साथ सृजनात्मक है, तो कहने का मतलब तीनों है। तो आप देख लीजिए तीनों में कौन है, तीनों में कौन है, हम ई देखते हैं इसमें लपेटा में, आपको इसको लपेटते हैं और फिर आप इसको लपेटते हैं, तो अब आपको पता चल गया कौन है तीनों में, सिर्फ ई है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम खोलते हैं, आप लोग देख लीजिए, तीनों में ई मिलेगा आपको, सिर्फ तीनों में ई ही मिलेगा। ये जो ई है ना ये तीनों में है, ओ एक सेकंड, ये तीनों में है ये ई, बाकी कोई नहीं है तीनों में। इसने तीनों का बात किया, कौन बुद्धिमान एवं सुस्त है साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति भी हैं, तो ई हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है, ये लास्ट प्रश्न है शायद आज का, यस ये लास्ट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इस तरह का रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग का बहुत फ़ायदा मिलेगा। चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बनाइए इसको, आप लोग समय दे देते हैं थोड़ा सा। अब वही चीज़ है, वृत्त से बुद्धिमान लोगों को, त्रिभुज से सृजनात्मक, आयत से सुस्त लोगों को, बार बार बोलना जरूरी नहीं है, आप लोग इतना अभी बनाए हैं पीछे। अब कौन कहा है, कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक भी है। अब देखिए अब दो चीज़ होना चाहिए, क्या, बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक, तो देखिए ये बुद्धिमान हो गया ये, अब इसके साथ सृजनात्मक कौन है, कौन है, सुस्त का बात नहीं किया है तो हम सुस्त को देखेंगे ही नहीं। यहाँ कहीं लिखा है इसने सुस्त, देखिए इसने तो कहीं सुस्त नहीं लिखा, इसने तो साफ कहा कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है। तो चलिए ये बुद्धिमान हो जाएगा, हम सुस्त पे ध्यान नहीं देंगे, इसने सुस्त का बात नहीं किया, बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है, तो ये जो सुस्त वाला है इससे हम ध्यान नहीं देंगे। तो बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है, इन्होंने आंसर भी देखिए सिर्फ एक एक में दिया है, बी ए एफ डी, तो अब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमारा 2 होगा। ठीक है, अगर कोई ई के तरफ देख रहे हैं तो वो देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये जो ई है ना, ई के तरफ आप मत देखिए कि वो बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ देखिए आंसर दिया और वो भी ई नहीं दिया इसने। ठीक है, तो हम क्यों सब सोचेंगे, हम सिंगल देख लेंगे, सिंगल ही आंसर दिया है हमको। तो इसने क्या कहा, कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक है, ये बुद्धिमान हो जाएगा। तो इसमें बी तो सिर्फ बुद्धिमान है, बी को तो नहीं लेंगे, अब हम डी को लेंगे। डी देखिए क्या है, डी सृजनात्मक भी है और बुद्धिमान भी है, तो ऑप्शन हम डी में डी है, डी लगा देंगे। अच्छा आप ई पे जाएंगे तो ई सुस्त हो जाएगा, सुस्त का इसने चर्चा नहीं किया। आप जी पे जाएंगे तो जी सुस्त हो जाएगा, जी इसने ऑप्शन में दिया भी नहीं और ना ही ई दिया, तो आपके लिए काम आसान कर दिया कि आप डी लगा के एकदम जा सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। वो बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक भी है, सुस्त का हमको कोई लेना देना नहीं, सुस्त का एक ऑप्शन इसने नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।